हेलो फ्रेंड्स, एसकेला क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमेंडमेंट प्रोविज़न को लेकर, अर्थात जो संविधान के संशोधन से संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं हम आज के विषय को और देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट प्रोविज़न को लेकर क्या व्यवस्था है। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा टॉपिक है और इसको हमें डील करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की। तो देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है, भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, यानी अडॉप्ट किया गया था। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को जो है औपचारिक रूप से लागू किया गया। तब से लेकर आज तक हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार काम करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि इसमें किसी बदलाव की ज़रूरत ही नहीं है। यह बात सही है कि हमें एक मजबूत संविधान विरासत में मिला है। इस संविधान की बनावट हमारे देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है, लेकिन कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता जिसे बदलने की आवश्यकता न पड़े। तब एक ही संविधान आखिर हमारे यहाँ इतने दिनों से कैसे काम करता रह सकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके चला गया है कि समय की ज़रूरत को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान निर्माता संविधान को एक संतुलित दस्तावेज बनाए रखने के पक्षधर थे। संविधान को इतना लचीला यानी फ्लेक्सिबल होना ही चाहिए कि इसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जा सके, लेकिन साथ ही इसे अनावश्यक और अक्सर होने वाले बदलावों से बचाया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहें तो कि संविधान जो है, संविधान के जो निर्माता थे यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे, वो संविधान को एक ही साथ लचीला और कठोर बनाने के पक्ष में थे। यहाँ लचीला का मतलब परिवर्तन के प्रति खुली दृष्टि और कठोर का मतलब है अनावश्यक परिवर्तन के प्रति सख्त रवैया। हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि संविधान में त्रुटियां हो सकती हैं, कुछ इसमें कमियां हो सकती हैं। वे संविधान को एक ऐसा रूप देना चाहते थे कि त्रुटि सामने आने पर उसका निवारण आसानी से किया जा सके। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है एक मध्यम वर्ग का, एक बीच का रास्ता निकाला। यह न तो इतना कठोर है कि अनावश्यक संशोधन न किए जा सकते हों और न इतना लचीला है कि अवांछनीय संशोधन किए जा सकते हों। मतलब क्या है कि दोनों ही चीज़ें हैं। हमारा जो संविधान क्या है, न तो इतना कठोर है कि इतना संशोधन ही न हो पावे और न ही इतना लचीला है कि अनावश्यक संशोधन हो। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान कठोरता व लचीला दोनों का एक अनोखा मिश्रण है। तो फ्रेंड्स, ये तो हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड बताए, जो है अमेंडमेंट को लेके क्या पृष्ठभूमि है, क्या इसका बैकग्राउंड है। अब हमको ये जानना है कि जो प्रोविज़न है अमेंडमेंट का, उसके रिगार्डिंग हमको बात करनी है कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को लेके जो पावर और प्रोसीजर है वो कहाँ है। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 है वो संविधान में संशोधन से संबंधित है। आर्टिकल 368 का क्लास फर्स्ट यह कहता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए जो है इस संविधान के किसी उपबंध का, किसी भी प्रोविजन का जो है परिवर्तन या निरसन यानी एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील, ये तीनों रूप में जो है संशोधन इस अनुच्छेद में बताए गए प्रोसीजर के अनुसार कर सकेगी। मतलब एक ही ध्यान रखिए कि जो ये पावर दिया गया 368 के क्लास फर्स्ट में, यहाँ देखिए 368 के क्लास फर्स्ट और सेकंड की हम बात कर रहे हैं। तो 368 के क्लास फर्स्ट में जो प्रोविज़न बताया गया है वो साफ साफ ये कह रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। मतलब क्या है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के रहते हुए और ये प्रक्रिया जो बताई गई है उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए इसमें जो है आप जो है एडिशन कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं या कोई प्रोविज़न रिपील कर सकते हैं। जबकि आर्टिकल 368 का क्लास 2 क्या कहता है, 368 का क्लास 2 क्या कहता है, तो ये कहता है कि सभी संशोधन विधेयक जो है प्रत्येक सदन के
कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 मेजॉरिटी द्वारा पारित किया जाएगा। किंतु संविधान के कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जिनमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ 50% स्टेट रेटिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक ही मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ ये चीज़ देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अगर हम संशोधन के पर्सपेक्टिव में देखें, संशोधन की दृष्टि से देखें, तो संविधान के ढेर सारे प्रोविज़न हैं जिनको 3 भागों में विभाजित किया सकता है, 3 भागों में विभाजित किया सकता है। और जितने भी 3 जो कैटेगरी बांटा गया है, तो उन तीनों के लिए अलग अलग जो है प्रक्रिया बताई गई है, तीनों के लिए अलग अलग प्रक्रिया बताई गई। और तीनों कौन कौन है, तो आप देख सकते हैं कि बाय सिंपल मेजॉरिटी जो है, ये संशोधन करने के ये इतने तरीके से है कि बाय सिंपल मेजॉरिटी संशोधन हो सकता है, स्पेशल मेजॉरिटी संशोधन हो सकता है, और तीसरा जो तरीका है कि एंड बाय स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट, जो है कि मतलब स्टेट के अनुसमर्थन के द्वारा, ये दोनों कंडीशन है इसमें। तो 3 तरह के प्रोविज़न है। अब इसमें से क्या है, हम तीनों को लिए जो प्रोसीजर है वो अलग अलग है और तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, अर्थात अमेंडमेंट बाई, यहाँ देखिए अमेंडमेंट बाई, यहाँ बाई सिंपल मेजॉरिटी, ये अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं कि अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, यानी साधारण बहुमत से संशोधन कैसे होता है। तो देखिए, संविधान में ऐसे कई आर्टिकल हैं, कई ऐसे प्रोविज़न हैं जिसमें संसद जो है सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। इस श्रेणी में कौन कौन से प्रोविज़न आते हैं, तो आप देखिए इस श्रेणी में आते हैं आर्टिकल 4, आर्टिकल 169 और 239A, ये 3 प्रोविज़न हैं। इनमें संशोधन के लिए संसद का साधारण बहुमत ही पर्याप्त है। इन अनुच्छेदों को आर्टिकल 368 के क्षेत्र से परे रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है विषय कोई विशेष संवैधानिक महत्व के नहीं है। चलिए, जो दूसरी प्रक्रिया है वो है बाय स्पेशल मेजॉरिटी, यानी विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन, यानी अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। तो इसमें संविधान के वो प्रोविज़न आते हैं जो नंबर 1 और नंबर 3 में सम्मिलित नहीं है। अब नंबर 1 कौन है आप कहेंगे, तो नंबर 1 है आपका ये बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, और नंबर 3 है ये कि बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। तो जो प्रोविज़न ये फर्स्ट और थर्ड में नहीं आते हैं वो सेकंड में आते हैं। तो यही मैं बता रहा हूँ कि इसमें वे प्रोविज़न आते हैं जो नंबर 1 और नंबर 3 में सम्मिलित नहीं है, अर्थात वे प्रोविज़न जिनमें संशोधन साधारण बहुमत से नहीं हो सकता, तथा वे उपबंध जिनमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ 50% राज्यों का अनुसमर्थन जो है आवश्यक नहीं होता है। इन उपबंधों के संशोधन के लिए केवल क्या है, तो जो है संसद का विशेष बहुमत ही पर्याप्त है, केवल संसद का विशेष बहुमत पर्याप्त है। तो अब देखिए कि संविधान में संशोधन के लिए 2 प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिए, ये बड़ा टिपिकल चीज़ है, आपको कंपटीशन में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को लेकर 2 प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सबसे पहले संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे, संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए, ठीक है। मित्रों, विशेष बहुमत का ये जो क्राइटेरिया है सिर्फ संशोधन विधेयक के लिए है। अन्य मामलों में विशेष बहुमत का मतलब आधे से अधिक होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सदन में 247 सदस्य उपस्थित हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 124 सदस्य अर्थात आधे से अधिक विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं तो इस विधेयक को पारित माना जाएगा। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर यह बात लागू नहीं होती है, ठीक है। मित्रों, अब जो तीसरी प्रक्रिया है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो ये तीसरा जो क्राइटेरिया है ये बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, ये विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, इसके पे हम चर्चा करें। देखिए, इसमें संविधान के वो प्रोविज़न आते हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं प्रोविज़न, तो इसमें वो प्रोविज़न आते हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे से संबंधित जो प्रोविज़न है
वो हमारे, तो वो इसमें आते हैं। इन उपबंधों के संशोधन के लिए सबसे कठिन प्रक्रिया अपनाई गई है। इसमें जो है संशोधन के लिए सबसे टफ जो है प्रोसेस अपनाया जाता है। इसमें संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के 2/3 जो है सदस्यों का बहुमत तथा कम से कम 50% राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। देखिए हमने लिख भी दिया है कि 2/3 मेजॉरिटी एंड 50% स्टेट रेटिफिकेशन। क्या है कि 2/3 बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ जो है कम से कम 50% जो है राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। तो अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि इस व्यवस्था के तहत, इस प्रोसेस के तहत जो है संविधान के किस किस प्रोविजन में संशोधन होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं कि जो है स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट जो है, इसके जरिए कौन कौन से प्रोविजन है जिसमें संशोधन होता है। तो सबसे पहले देखिए ये है आपका सिलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो प्रोविज़न है, तो आर्टिकल 54 और 55 में दिया गया है, ये प्रोविज़न आता है। नेक्स्ट दूसरा जो है वो क्या है कि एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, जो है संघ और राज्य के कार्यपाल की शक्तियों का विस्तार, ये कहाँ है, तो ये आर्टिकल 73 और 162 ये जो दोनों प्रोविज़न बताते हैं। तो इसमें तीसरे नंबर पर क्या है कि जो जुडिशियरी से रिलेटेड प्रोविज़न है, चाहे वो यूनियन का हो या स्टेट का हो, जो प्रोविज़न कहाँ बताया गया है, तो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 214 से लेकर 231 और साथ ही साथ 241 भी है। तो ये जो है हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविज़न है। तो ये प्रोविज़न नेक्स्ट जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट, जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है विधायी शक्तियों का बंटवारा, जो ये है, तो आर्टिकल 245 एंड 255 डील करता है। फिर उसके बाद से आप देखिए तीसरे नंबर पर, अगले नंबर पर क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जो है आपका GST जो लागू हुआ तो उस समय ये संशोधन हुआ था। तो वस्तु और सेवा कर जो परिषद है वो आर्टिकल 279A में है, ये प्रोविज़न, इसमें कोई संशोधन होगा तो इसके तहत होगा। नेक्स्ट है एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, यानी 7वीं अनुसूची में से कोई सब्जेक्ट। फिर उसके बाद से क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट, ठीक है, कि जो 4th शेड्यूल से रिलेटेड है, 4वीं अनुसूची में अगर कोई संशोधन होता है तो इस क्राइटेरिया के तहत होगा, यानी जो है राज्यसभा में सीट, ये क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, यानी संसद में जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व, इसके बारे में जो 4th शेड्यूल में बताया गया है, तो इसमें भी अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो इसी के तहत होगा। फिर उसके बाद से है आर्टिकल 368 इटसेल्फ, यानी जो है स्वयं 368 में अगर कोई संशोधन होता है तो इसी प्रोविज़न के तहत होगा, ठीक है। तो ये लंबी लिस्ट है, ये सारे जो प्रोविज़न है देखिए कुल इसमें 8 है। तो ये इसमें अगर इसमें से जितने हम ये पॉइंट बताए हैं, तो इसमें से कोई भी या किसी में भी अगर संशोधन होता है तो इसी प्रक्रिया के तहत होगा, बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये जानिए कि जो आपका ये क्या कहते हैं आर्टिकल 368 के प्रोविज़न के अधीन रहते हुए संविधान संशोधन विधेयक जो होगा उसी तरह से पारित किए जाते हैं जैसे साधारण विधेयक, जैसे साधारण विधेयक पास किए जाते हैं उसी तरह से ये विधेयक पास किए जाएंगे। लेकिन कुछ मामलों में दोनों में क्या है डिफरेंस है, कुछ भिन्नता है। साधारण विधेयक के मामले में जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उसे समाप्त करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रोविज़न होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है प्रक्रिया संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता है। देखिए, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि संविधान संशोधन विधेयक के मामले में न तो संसद का संयुक्त अधिवेशन आवश्यक है और न ही उसे सदन में पेश किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। देखिए हमने लिख भी दिया यहाँ कि नो ज्वाइंट सीटिंग एंड नो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। जो है संशोधन विधेयक के मामले में जो है ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविज़न नहीं है। और दूसरी चीज़
कि विधेयक को सदन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति होना भी जरूरी नहीं होता है। तो ये चीज़ें, अब इसके बारे में अगर आप जानना चाहिए, यहाँ जो है आर्टिकल 111 का भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि 111 ही जो है ये बताता है कि प्रेसिडेंट के असेंट की बात करता है। आर्टिकल 111 का जिक्र करना जरूरी है। 111 के अनुसार क्या होता है कि जब दोनों सदनों से विधेयक पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास उनके एसेंट के लिए, उनके अनुमति के लिए जो है भेजा जाता है। तब राष्ट्रपति के पास जब अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य है, उस पर जो है वो बाध्य है। अर्थात प्रेसिडेंट संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देंगे ही देंगे, जो है ऑर्डिनरी बिल की तहत रहे, जैसे साधारण विधेयक की भांति राष्ट्रपति इसे पुनर्विलोकन के लिए वापस नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, जो है अब हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन अर्थात अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स किया जा सकता है या नहीं। तो इसके बारे में हमको ये डील करना है। तो ये प्रश्न सबसे पहले जो है शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। देखिए, जो इससे रिलेटेड केस है वो हमने साफ यहाँ मेंशन कर दिया है। सबसे पहले ये प्रश्न की जो है फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो सबसे पहले ये प्रश्न उठा था शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, तो इसमें संविधान के जो प्रथम संशोधन अधिनियम जो है, संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम जो 1951 जो पारित किया गया था, तो उसके जो है उसकी विधिमान्यता को चुनौती दी गई थी। चुनौती का आधार यह था कि संविधान संशोधन के भाग 3 में संशोधन जो है संविधान के भाग 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट का अतिक्रमण करता है, वायलेशन करता है, जो आर्टिकल 13 के क्लास 2 के द्वारा जो क्या है वर्जित है, प्रोहिबिटेड है, अतः अवैध है। आर्टिकल 13 यह प्रोविजन बताता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो नागरिकों के भाग 3 में दिए गए अधिकारों को कम करती हो या छीनती हो। पिटिशनरों ने यह तर्क दिया कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत पारित संविधान संशोधन भी आर्टिकल 13 में जो वर्डिंग शब्द आता है, वर्ड इस्तेमाल किया गया है लॉ, विधि, तो कह रहा है कि संविधान संशोधन भी आर्टिकल 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत क्या है, विधि है, और भाग 3 में दिए गए अधिकारों के विरुद्ध होने के कारण यह असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनरों के तर्क को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और यह धारित किया, यह हेल्ड किया कि संविधान के संशोधन की शक्ति, जिसमें फंडामेंटल राइट भी शामिल है, आर्टिकल 368 में निहित है। आर्टिकल 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत केवल वे विधियां आती हैं जो सामान्य विधायी शक्ति के प्रयोग द्वारा बनाई जाती हैं, न कि संवैधानिक संशोधन जो संविधायी शक्ति के प्रयोग द्वारा पारित किए जाते हैं। अतः आर्टिकल 368 के अधीन पारित संवैधानिक संशोधन संवैधानिक होंगे, भले ही वे फंडामेंटल राइट के विरुद्ध ही क्यों न हो। ठीक है, तो ये जो है आपका शंकरी प्रसाद के मामले में ये डिसीजन दिया गया था। लेकिन उसके बाद से जो है दूसरा जो केस आया वो आया सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का। सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का ये केस आया। आप देखिए, ये जब केस आया तो इस केस में भी प्रश्न वही था। इस केस में भी क्या है, प्रश्न बिल्कुल वही था कि क्या संविधान इस संशोधन के जरिए फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी बिल्कुल वही दोहराया जो शंकरी प्रसाद के मामले में डिसीजन दिया था। उसी निर्णय का अनुमोदन फिर किया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उसके बाद एक केस और आया, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ से जो है क्या कहते हैं, टकराहट शुरू हुई जुडिशियरी में और लेजिस्लेचर में। जो गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुमत से जो है शंकरी प्रसाद व सज्जन सिंह के मामले में दिए गए अपने निर्णय को क्या किया, ओवररूल कर दिया, उलट दिया, और यह हेल्ड किया कि संसद को भाग 3 में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं प्राप्त है। ध्यान दीजिए, जो चीफ जस्टिस थे श्री सुब्बा राव, तो उन्होंने कहा कि संविधान के संशोधन की शक्ति आर्टिकल 245, 246, 248 में निहित है, न कि आर्टिकल 368 में।
आर्टिकल 368 में केवल और केवल क्या है, संशोधन की प्रक्रिया का प्रोविजन है, जबकि संशोधन की शक्ति कहीं और है, जबकि संशोधन की शक्ति कहीं और है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि संविधान संशोधन विधि आर्टिकल 13 के अर्थ में विधि है, और यदि वह फंडामेंटल राइट को छीनता है यानी उसको उसका वायलेट करता है तो वह शून्य है। विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां सम्मिलित हैं, चाहे वे साधारण विधि हो या संविधान संशोधन विधि। इस मामले में ये जो डिसीजन आया, तो अब इस डिसीजन से जो परेशानी हुई, जो कठिनाई उत्पन्न हुई, तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए जो है संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया गया। देखिए 24 अमेंडमेंट 1971 पारित किया गया, और इसके द्वारा क्या हुआ, कहाँ संशोधन हुआ, तो आर्टिकल 13 के क्लास 2 में संशोधन करके यह प्रोविजन बनाया गया। 13 के क्लास 2 में संशोधन करके यह प्रोविजन बनाया गया कि संसद के द्वारा जो है आर्टिकल 368 के अधीन पारित कोई भी विधि आर्टिकल 13 के क्लास 2 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत नहीं शामिल होगी। इस संशोधन के जरिए आर्टिकल 368 में संशोधन करके, देखिए आर्टिकल 368 में भी संशोधन हुआ, और यहाँ संशोधन करके क्या व्यवस्था बनाया गया, तो संशोधन करके व्यवस्था ये बनाया गया कि जो है आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया के साथ साथ संशोधन की शक्ति भी है। ठीक है, 24 अमेंडमेंट जब हो गया तो ये संशोधन जो है न केवल ये उद्घोषित करता है कि संविधान के संशोधन की शक्ति आर्टिकल 368 में निहित है, वरन आर्टिकल 368 में परिवर्धन या निरसन यानी जो है एडिशन, वेरिएशन और रिपील, इन किसी भी रूप में संविधान के किसी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति होगी। ये जो है वर्डिंग जोड़ के बना दिया गया। ठीक है, संशोधन करने के क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत कर दिया गया 24 अमेंडमेंट के जरिए। 24वें संशोधन अधिनियम के द्वारा और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया वो है कि इसके द्वारा ये प्रोविजन बनाया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, बाउंड कर दिया गया प्रेसिडेंट को। तो मित्रों जो है ये इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में जो है केशवानंद भारती का जो केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, ये केस आया और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है। इस ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधिमान्यता को चुनौती दी गई थी। इस केस के जरिए जो 24 अमेंडमेंट हुआ था उसको चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती के केस में। इस मामले में जो मुख्य विचारणीय प्रश्न था, जो मेन क्वेश्चन एराइज हुआ था, वो ये था कि संविधान के आर्टिकल 368 में संसद को जो संशोधन की शक्ति प्राप्त है उसकी सीमा क्या है, यानी उसका लिमिटेशन क्या है। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि संसद की यह शक्ति असीमित तथा नियंत्रित है और किसी विवक्षित परिसीमाओं के द्वारा सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है और आर्टिकल 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में आर्टिकल 368 के अधीन पारित संवैधानिक संशोधन उसमें सम्मिलित नहीं है। तो यानी कुल मिलाकर क्या हुआ कि गोलकनाथ में जो डिसीजन दिया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ओवररूल कर दिया। इस प्रकार न्यायालय ने गोलकनाथ के मामले में दिए अपने निर्णय को उलट दिया। न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 368 में संशोधन की शक्ति व प्रक्रिया दोनों निहित है। न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को विधिमान्य ठहराया। देखिए हमने लिख भी दिया है 24 अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो है यहाँ जो है इसको वैलिड ठहरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में जो है 24वें संशोधन अधिनियम को वैलिड ठहरा दिया, लेकिन न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि भले ही आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति व्यापक है, किंतु वह क्या है, अनलिमिटेड नहीं है, वह असीमित नहीं है और वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट हो जाए। तो यहीं से कॉन्स्टिट्यूशन में थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का एंट्री होता है। यहीं से जो है क्या है कि इसी जो केशवानंद भारती के केस से जो है क्या हो गया कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रिंसिपल आया, तो यहीं से शुरुआत हुआ। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है
आपका केशवानंद भारती के केस में 24वें संशोधन अधिनियम को वैलिड ठहरा दिया, लेकिन साथ साथ में क्या कर दिया, एक लैकुना जोड़ दिया। क्या कि आपको भले से संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वो क्या है, अनलिमिटेड नहीं है। आप कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता हो। तो मूल ढांचा पहली बार फर्स्ट टाइम केशवानंद भारती के केस में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ से आप देखिए थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। देखिए, संविधान में इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, और संविधान में इसके लिए और कहीं भी बताया भी नहीं गया है। आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का तात्पर्य संविधान में निहित जो है उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीति और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। मतलब क्या हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर वो प्रोविजन है कि जिसको संविधान के संशोधन के द्वारा भी हटाया नहीं सकता। वस्तुतः ये प्रावधान अपने आप में इतने महत्वपूर्ण है कि इसमें नकारात्मक बदलाव से संविधान का सार तत्व जो जनमानस के विकास के लिए आवश्यक है प्रभावित होगा। भले ही संविधान में आधारभूत ढांचा परिभाषित नहीं है, किंतु न्यायालयों के निर्णयों के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। भारत में संविधान के जो है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को केशवानंद भारती मामले से जोड़कर देखा जा सकता है। संविधान के 24वें संशोधन पर विचार करते समय न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद जो है आर्टिकल 368 के तहत संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। इस मामले में, किस मामले में, तो केशवानंद भारती केस की बात हो रही है। यहाँ से तो आपका थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर शुरुआत हुआ। अब केशवानंद भारती के केस में जो है जो जस्टिस, उसमें चीफ जस्टिस जो थे सीकरी महोदय, तो उन्होंने 4-5 ऐसे प्रोविज़न हैं जिसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बताया। किस किस चीज़ को बताया भाई, तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकुलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये 5 चीज़ें जो हैं, ये पांचों प्रोविज़न को चीफ जस्टिस सीकरी ने केशवानंद भारती के केस में जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बताया। तो मित्रों, इसके बाद न्यायपालिका के ढेर सारे निर्णय आए, डिसीजन आए, और हर निर्णय में क्या है कि किसी न किसी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया। ठीक है, विभिन्न निर्णयों में इस सिद्धांत को महत्व प्रदान करते हुए कई अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया। इसी कड़ी में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए उनमें से कुछ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो एक तो सबसे पहले तो आपका केशवानंद भारती केस था, उसके बाद से आ गया इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण का केस। ठीक है, तो अब इस मामले में जो जस्टिस थे, जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने जो है रूल्स ऑफ लॉ, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डेमोक्रेसी, इन तीनों चीज़ों को जो है क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया। उसके बाद से जो है जजेट ट्रांसफ़र केस आया था जजेट ट्रांसफ़र केस आया था, उस केस में जो है ये निर्धारित किया गया कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता होती है, जो उसका जुरिडिक्शन होता है, वो क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके बाद पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट 1976 पारित किया। इसके बाद से पार्लियामेंट ने 42वां संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया, और इसके द्वारा आर्टिकल 368 में 2 नए जो है क्लास जोड़े गए, 2 नए खंड जोड़े गए। क्या जोड़े गए, तो 368 का क्लास 4 और 368 का क्लास 5, ये 2 प्रोविज़न जोड़ा गया, और इनके जरिए बनाया गया व्यवस्था। तो जो खंड 4 जोड़ा गया, तो खंड 4 यह उपबंधित करता था, यह प्रोविज़न बताता था कि आर्टिकल 368 के अधीन किए गए संशोधनों पर किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार, किसी भी आधार पर चैलेंज नहीं किया जाएगा। अब देख लीजिए कि आर्टिकल 368 के क्लास 4 के जरिए क्या बना दिया गया कि मतलब 368 के जरिए कोई भी संशोधन होता है तो उसको किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ठीक, जो खंड 5 जोड़ा गया तो उसमें क्या व्यवस्था बनाया गया, तो खंड 5 ये प्रोविज़न बताता था कि संविधान संशोधन करने की शक्ति पर किसी भी प्रकार का निर्बंधन यानी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो ये दोनों जो प्रोविज़न है ये 42nd अमेंडमेंट के जरिए ये जोड़े गए थे, खंड 4 और खंड 5। ठीक है, जो 42वें संशोधन के द्वारा
ये जो दोनों प्रोविजन जोड़े गए तो इनको क्या हुआ कि मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये इस केस में क्या किया गया, इनको चैलेंज कर दिया गया। देखिए मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में इन दोनों प्रोविजनों को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने एक मत से यह निर्णय दिया कि आर्टिकल 368 में जो है 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए खंड 4 और खंड 5 क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए ये आर्टिकल 368 क्लास 4 और 5 आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये किस डिसीजन में आया, मिनर्वा मिल्स के केस में ये डिसीजन दिया गया कि जो दोनों प्रोविजन जोड़े गए हैं 42वें संशोधन के द्वारा तो वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अच्छा अब क्यों ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इसके पीछे रीजन क्या बताया, क्योंकि संसद के संशोधन की शक्ति को असीमित बनाते हैं। ये जो प्रोविजन थे 4 और 5 ये क्या थे, संसद के जो पावर है अमेंडमेंट का, तो उस पावर को ये अनलिमिटेड बनाते हैं। न्यायालय ने कहा कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद को इतना पावर नहीं दिया जा सकता। ठीक है ना। उसके बाद से वामन राव का केस आया, वामन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो वामन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया, ये हेल्ड किया कि जो है 24 अप्रैल 1973, ये देखिए ये वो तिथि है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती के केस का डिसीजन हुआ था। ठीक है, तो वामन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 24 अप्रैल 1973 अर्थात जिस दिन केशवानंद भारती के मामले में न्यायालय का निर्णय आया था, वहाँ तक के सभी संवैधानिक संशोधन जिसमें वे सभी शामिल हैं जिनके द्वारा समय समय पर जो है 9th शेड्यूल में संशोधन किया गया था, विधिमान तथा संवैधानिक हैं। किंतु इस तारीख के पश्चात यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में किए गए सभी संवैधानिक संशोधनों की जो है विधि मान्यता को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वे संसद की संविधायिक शक्ति के बाहर हैं और संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा लैंडमार्क डिसीजन आया वामन राव के केस में। इसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 24 अप्रैल 1973 तक जो 9वीं अनुसूची में जो भी छेड़खानी हुई थी पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो तो चलिए ठीक है, लेकिन उस तारीख के बाद जो है 9वीं अनुसूची में कुछ भी संशोधन करते हैं तो उसका जो है उसको चुनौती दिया जा सकता है और उसकी विधिमान्यता की जांच किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद से एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आया, एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आया। तो इस मामले में यह निर्णय दिया गया कि न्यायालय की जो न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है, जो पावर है, वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो कहने का मतलब कि तमाम केस से जो लंबी लिस्ट है ये कि है हर केस में किसी न किसी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया गया। केशवानंद भारती केस से ये शुरुआत हुई और ये आगे अनवरत चलती ही रही। तो कुल मिला के ये क्या है कि ये विधायिका और न्यायपालिका के बीच की ये लंबी लड़ाई की कहानी है। ठीक है मित्रों, वास्तव में संविधान में आधारभूत ढांचे को स्पष्ट नहीं किया जाने के कारण इसका निर्धारण न्यायपालिका के विवेक पर ही निर्भर करता है। विवेकाधीन शक्ति होने के कारण, डिक्शनरी पावर होने के कारण यह सिद्धांत भी विवादों से परे नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए हाल ही में जो है न्यायपालिका के द्वारा जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजैक जो आया था, मोदी जी जब पीएम बने तो सबसे पहले एनजैक लेके आए थे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इसके गठन को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध माना गया तथा जो है इसी के आधार पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था, इस एनजैक को। ठीक है, तो ये भी एक विवाद का विषय है। क्यों? क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। देखिए दोनों बातें सही है कि जो प्रेजेंट टाइम में जो व्यवस्था है वो भी ठीक नहीं है और एनजैक जो आया वो भी ठीक नहीं था, किंतु इसे सीमा मानकर संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है कि भले से ही ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। कौन? जो प्रेजेंट टाइम में जो व्यवस्था है कॉलेजियम सिस्टम, भले से वो सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट जाता है, लेकिन ये क्या है, इसको सीमा मानकर ये फिर भी क्या है कि जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल्स को के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। यह संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को नियंत्रित कर
लेजिस्लेचर की निरंकुशता से बचाता है और लोकतंत्र के आधार को सुदृढ़ करता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने संविधान संशोधन से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा किया और आगे भी यह चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।